सबसे पहले आज आप सभी से मेरा एक सवाल है और ये सवाल जनरल नॉलेज का है कि सूडान इंडिया के किसी स्टेट और सूबे का नाम है या फिर मुस्तकिल एक देश का नाम है। जवाब जो भी है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ये सवाल बहुत अहम है। यूं ही मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं कर दिया है बल्कि आगे चलकर पूरी न्यूज़ और स्टोरी इससे मुताल्लिक़ बताने वाला हूँ और न्यूज़ सुनकर आपको हंसी आएगी, मज़ा भी आएगा और फ्री में कॉमेडी सुनने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने स्क्रीन पर सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यूपी में बनने जा रहे डिटेंशन सेंटर की है। यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का 17 डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया है और हर एक डिटेंशन सेंटर की जो कैपेसिटी है 15,000 अफराद की। यूपी सरकार का दावा है कि जितने घुसपैठिए पाए जाएंगे, जितने लोगों के पास शहरियत का सबूत नहीं होगा, जिनके पास आधार कार्ड या कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उन सबको इन तमाम डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा। उसके बाद यूपी हुकूमत ने इन डिटेंशन सेंटरों में लोगों को रखने के लिए बाज़ाब्ता ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और यूपी में इन दिनों एक ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है टॉर्च ऑपरेशन। यानी जितने लोग ओवर ब्रिज के नीचे यूपी में सोते हैं, जो लोग सड़कों पर सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या जो लोग आदिवासियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन सब के पास यूपी पुलिस जा रही है, उनका डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है, उनसे आधार कार्ड मांग रही है। और ऐसे जितने लोग होते हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये लोग बचपन में घर से भागे हुए होते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, रक्षा चलाकर ज़िंदगी गुजारते हैं या काम करके ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अब ऐसे तमाम लोगों को घुसपैठिया करार देने की कोशिश की जा रही है और शायद इन्हीं तमाम लोगों के लिए यूपी सरकार ये डिटेंशन सेंटर बनवा रही हो। उसके बाद जो लोग गल्फ में या बाहर जगहों पर काम कर रहे हैं, जिनको वहां की शहरियत नहीं मिल सकी, उनको भी घुसपैठिया करार देने की कोशिश की जा रही है या फिर उनका नाम एसआईआर में शामिल करने से रोका जा रहा है। पिछले कई दिनों से एक मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश के रामपुर का। उत्तर प्रदेश के रामपुर की रहने वाली है नूरजहां, जिनका एक बेटा कुवैत में, दूसरा बेटा गल्फ के दूसरे देश में रहता है और नूरजहां ने अपने दोनों बेटे का एसआईआर फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं हो सका यूपी हुकूमत को। नूरजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और कहा जाता है कि नूरजहां के बेटे अब भारत में नहीं हैं, यूपी में नहीं रह रहे हैं, वो देश से बाहर हैं। फिर उनका एसआईआर फॉर्म क्यों सबमिट किया गया? जब उसकी वहां की शहरियत है तो यहां उसको शहरियत क्यों दी जा रही है? जबकि सच्चाई यह है कि कुवैत में या गल्फ के किसी भी देश में किसी को भी शहरियत नहीं दी जाती है, सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, उनकी शहरियत इंडिया की होती है। तो इसका ये मतलब मान लिया जाए कि जितने लोग भारत से गल्फ में या दुनिया भर में काम करने गए हैं, वहां की उनको शहरियत नहीं मिली है, वहां की उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, क्या उन तमाम का नाम एसआईआर से काट दिया जाएगा? उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इलेक्शन के रिफॉर्म पर तरीक़ेकार पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में बहस भी हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों ने तकरीरें की और दोनों ने एक दूसरे को वोट चोरी का इल्ज़ाम दिया। लोकसभा में होने वाली बहस के दौरान ही निशिकांत दुबे बोल जाते हैं कि कांग्रेस ने 1953 में देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर को सूडान का गवर्नर बनाया था और उसके बाद उनकी ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, मजाक बन जाता है। और जवाब में जो कुछ निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो और ज़्यादा हैरान करने वाला है। पहले आप निशिकांत दुबे की ये क्लिप सुनिए। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। आपने सुना डॉक्टर निशिकांत दुबे को ये क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने इस क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लिखा, फेक डिग्री की तरह सदन में भी फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और रोका नहीं जा रहा है। देश के पहले चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन को कांग्रेस ने सूडान में इलेक्शन कराने के लिए भेजा था, उनको सूडान का गवर्नर नहीं बनाया था। आगे सुप्रिया श्रीनेट ने लिख दिया, बुड़बक, अंतर तो बूझते नहीं हो। और निशिकांत दुबे ने सुप्रिया श्रीनेट के इस ट्वीट को कोट किया। कोट करते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने
सुप्रिया श्रीनेट को ही बुड़बक कह दिया, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैंडल को मेंशन किया, बुड़बक कह दिया, जाहिल प्रवक्ता बता दिया और दलील दी कि 1953 में सूडान में इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को गवर्नर कहा जाता था, तो मैंने जो गवर्नर कहा वो गलत नहीं है। ये तर्क है डॉक्टर निशिकांत दुबे का। ये वही डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद गल्फ में अरब देशों में भारत की तर्जमानी करने और नुमाइंदगी करने भी गए थे। पार्लियामेंट में कल जोरदार बहस हुई, लेकिन बहस से पहले जो देश की इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, रोज़गार की हालत बदतर होती जा रही है, देश की इकोनॉमी गिरती जा रही है। रोज़गार पर अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से खबर भी चल रही है कि डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है और डॉलर लगातार ऊंचा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया का 90 रुपया $1 के बराबर हो चुका है, यानी एक अमेरिकी डॉलर और दूसरी तरफ इंडिया का 90 रुपया, दोनों की वैल्यू बराबर हो चुकी है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंडियन करेंसी से ज़्यादा है, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी के तकरीबन बराबर चल रही है। ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि अपनी इनकम को बेहतर बनाया जाए, पैसा कमाने का कोई ना कोई हलाल तरीक़ा अख्तियार किया जाए। और एक बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन तरीक़ा है मार्केट वोल्फ, जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है, तो इसे सुनिए। और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुककर शेयर मार्केट के बारे में आपको एक ज़रूरी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए घर बैठे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है मार्केट वोल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इसके बाद फिर इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस ऐप और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है। मैंने लॉगिन किया, फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, जहां ऐप आपको प्रॉफिटेबल मार्केट ट्रेंड दिखाता है, जिसे आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहां आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको नुकसान का डर लग रहा हो तो इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही लूज एक लिमिट पर पहुंच जाता है, ट्रेड खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। देखिए, ट्रेंड के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही देर में 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। ये पूरी फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यूज़र्स ने नवंबर में 14,142 रुपये, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 59,696 रुपये और अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया बिना किसी कमीशन के। इस ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, जाकर चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और आइए अब बात करते हैं असल मौजू पर। और आइए मैं आपको बताता हूं कि SIR पर, इलेक्शन रिफॉर्म पर पार्लियामेंट में क्या बहस हुई, राहुल गांधी ने क्या कहा, दूसरे लोगों ने क्या कुछ कहा और किस तरह वोट चोरी को पार्लियामेंट में एक्सपोज किया गया। And the third election, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side,
Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. शताब्दी राय। थैंक यू सर। सर ये लोग बंगाल के बारे में जो भी बोलते हैं सब गलत है। ट्रस्ट मी, इनको कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग दिल्ली पैसेंजर करके पहुंच जाते हैं और हर के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा, देख लेना। ये सर SIR जो है, ये जो सर वर्ड है ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने SIR सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। अब we all support clean electoral rolls, but SIR totally politically motivated. आप बताइए SIR का मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? 2004 तक 13 times electoral rolls चेंज हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ। 1993 में एपिक इंट्रोड्यूस हुआ, 2004 में फोटो इलेक्ट्रल इंट्रोड्यूस हुआ। 2006 से 2019 इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया एपिक कंपलसरी है। 3 डिकेड्स ये एपिक से इलेक्शन हुआ। फिर आप भी बोल रहे हैं एपिक का कोई वैल्यू है नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स में सर में उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे के आर्टिकल 3 to 6 में बोला SIR में अगर नाम नहीं भी होगा, वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सिटीजनशिप रहेगा। जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, सिटीजनशिप रहेगा, मतलब क्या? सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देंगे क्या? आप 2020 में ये SIR होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले SIR करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। SIR में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे हैं, एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। माननीय सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। शुक्रिया सर। कल एक आदरणीय मेंबर, उन्होंने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया इलेक्शन के जीत के लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनको धन्यवाद देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वो इसलिए सर क्योंकि SIR के तहत इन्होंने इतनी गड़बड़ियां की कि उसका जोखा लेखा करना ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया कि फॉर्म 6 में इंक्लूजन और ऑब्जेक्शन में लगभग 17 लाख आए,
लेकिन इन्होंने साढ़े 21 लाख जोड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये साढ़े 4 लाख या 4.6 लाख वोटर्स कहां से ऐड हुए? और डुप्लीकेट वोटर जो 1,20,000 बताया जा रहा है, वो कहां से आए? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? दूसरा ये है कि आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान एक बीजेपी के एक्स एमपी ने पुराना दिल्ली में भी ट्वीट किया वोट देते हुए, और फिर दिल्ली के अलावा जब बिहार में इलेक्शन हुआ उसमें भी वोट देते हुआ। तो इस तरह की अगर एसआईआर की रहेगी तब फिर तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मेरा कहना ये है सर कि ये एसआईआर जो है ये सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रिगिंग है। Sir, thank you, sir. You have allowed me to speak on a very important issue. Sir, I would like to point out at the outset that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. Sir, may I point out to you, sir, the representation of the RP Act of 1950 and Registration Electoral Rules 1960 prescribe that inclusion in the electoral roll will be based on self-declaration of citizenship backed by 1 of 6 documents or identity prescribed in Form 6 of 1960 rules, including Aadhaar. Now, this is an act which was passed in Parliament, sir. Supreme Court, in its Lal Babu Hussain judgment, held that once an voter has been included in the electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative of People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House, and the Supreme Court judgment of Lal Babu Hussain, sir. SIR, sir, has turned this head on its head and puts onus on the voters, sir. Sir, voters who were part of the electoral roll in 2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily fixed as the baseline for which revision is being conducted. Sir, ECI is not a body empowered to go into question of citizenship. A power lies with Ministry of Home Affairs, Government of India, and Foreigners Tribunal created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of Citizenship Act 1950, read with 2003 NRC rules, Section 4, subsection 2, 3, 4, 5, 6, prescribe just such an exercise of evaluation of citizenship to be conducted by central government. How is it the ECI is assuming the power given to another agency of Parliament just by passing an executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. कि कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया, या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया। बीएलओ और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहतांग थे, और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया, और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको कोई मतलब नहीं था एसआईआर से। सर, मात्र 6 महीना पहले हुआ। दूसरी चीज, सभापति महोदय, इनको लगभग 83.4% बूथ पर इनको बैलेट पेपर में हमसे कम वोट है। मतलब वोट है ही नहीं, 102, कहीं 60, कहीं 70 है। बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद ईवीएम में ये चुनाव जीत जाते हैं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है, आप इनसे एक बात पूछिए कि जो लोग बाहर थे उनका नाम इन्होंने किस आधार पर काटा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, कई ऐसे हैं, लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा,
किशनगंज 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि वोट कहां मिले, वोट कहां गया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता कि लेडीज का वोट नहीं है। हम बूथ पर गए तो कहता आपका वोट ढल गया। तो ये जो SIR हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं। आपने नाम नहीं दी, आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, CCTV फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं लिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े। बाद में आपने 15 दिन बाद पहले 69 लाख वोट काटने के बाद 23 से 27 लाख वोट आपने 1.2। तो आपने सुना पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडरों ने कितनी मजबूती के साथ दलीलें दी है, तमाम मुद्दों को उन्होंने खुलकर बताया है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के लीडर्स है उन्होंने भी बेशर्मी की हदों को पार किया और उन्होंने भी बिहार में वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार चुनाव में हरियाणा से और देश के तमाम इलाकों से लोग गए थे, वहाँ वोट डालकर आए थे। बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिनका बिहार से कोई ताल्लुक़ नहीं, बिहार से कुछ लेना देना नहीं। इसके बावजूद उन्होंने बिहार में जाकर वोट किया था। SIR के बाद भी, यानी फाइनल ड्राफ्ट शाये हो जाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगातार लिस्ट में इजाफा किया, नामों का इजाफा किया और सबको पता चल गया कि बिहार चुनाव जो हुआ था वो साफ शफाफ नहीं था। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आज ही मार्केट वुल्फ के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और शेयर मार्केट में पैसा लगाइए।